अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक पुलिस वाले का डेरा था जहां उसका बसेरा था। शेखुपुरा का केस दर्ज हुआ पुलिस फाइल में। जब रात आई एक औरत ने दी दुहाई। ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है ये मेरी। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में इस औरत को मेरे घर में लाने की। पुलिस फाइल ने मसला उठाया, सियासतदानों ने सवाब कमाया। जाली पीरों और आमलों के काले करतूत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बनाई कमेटी, सूबे भर में जाली पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल रिपोर्ट। लुटेरों की लूट से कैसे हो चूक, मुश्तरी होशियारबाज। 8 मार्च 2011 का दिन, जब दुनिया के अक्सर ममालिक में खवातीन का आलमी दिन मनाने की तैयारियां की जा रही थी, वहीं शेखुपुरा में हव्वा की बेटी के साथ पेश आया एक अफसोसनाक वाकया। यही है हमारी आज की पुलिस फाइल। तहसीलो जिला शेखुपुरा लाहौर से कुछ दूरी पर वाक़े है। यहाँ की जमीन जरखेज होने की वजह से ये इलाका काफी सरसब्ज है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दरियाई पानी ही नहीं, ट्यूबवेल के जरिए भी काश्तकारी की जाती है। लाहौर से करीब होने की वजह से मुलाजमत करने वाले बेशुमार सरकारी और गैर सरकारी लोगों की शेखुपुरा के नवाह में जमीनें हैं, जहां न सिर्फ उनके बच्चे छुट्टियां गुजारने आते हैं, बल्कि उन जमीनों से उन्हें साल भर का अनाज भी हासिल होता है और उनके मवेशी भी पलते हैं। इसी शेखुपुरा के नवाही इलाके मालोवाल में लाहौर पुलिस के एक बाअसर डीएसपी रियासत जावेद बाजवा की जमीनें और साथ ही उसका डेरा है। उसकी जमीनों में बने घर और माल मवेशी की देखभाल का जिम्मेदार है नवाज उर्फ बाला। नवाज वैसे तो पुलिस मुलाजिम और डीएसपी का सरकारी गनमैन है, मगर उसकी ड्यूटी होती है अपने डीएसपी के उसी डेरे और जमीनों पर। उसकी यहाँ मौजूदगी और डीएसपी का डेरा होने की वजह से किसी की मजाल नहीं कि कोई उन जमीनों और डेरे पर मैली नजर डाल सके। डीएसपी रियासत जावेद बाजवा ने अपनी जमीनों पर काश्तकारी और मेहनत मजदूरी के लिए नवाज के अलावा करीबी गांव के एक जोड़े को भी अपने डेरे के करीब एक मकान दे रखा था। जड़ावाला के करीबी गांव से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इलियास नाम का मजारा अपनी बीवी मकसूदा बीबी के साथ अरसा 4 साल से रोजी रोटी कमाने के लिए इसी डेरे पर रहता और काश्तकारी करता था। 4 साल हो गए ने सानू ये वाजबे डीएफसी दे डेरे ते बैठन लियांदा सानू उस जड़ां वाले चक मारन वाले विचों। इन्हीं मियाँ बीवी की एक 13-14 साला नवासी अदीला जो दूसरे गांव में रहती थी, अक्सर इनसे मिलने और चंद दिन इनके पास रहने आती रहती थी। वो घर का कामकाज भी करती और अपने बूढ़े नाना नानी का जमीनों पर हाथ भी बटाती। यूं तीनों दिन भर मुशक्कत करने के बाद रात को ऐसे बेखबर सोते कि उन्हें होश न रहता। 7 और 8 मार्च की दरमियानी शब
तीनों अपने घर के कमरे में सोए हुए थे। इसी दौरान खटका होने पर मोहम्मद इलियास की आंख खुल गई। उसके सामने मुंह पर कपड़ा बांधे 2 लोग खड़े थे, एक खाली हाथ जबकि दूसरे के हाथ में पिस्तौल था। उन्होंने खबरदार किया, अगर आवाज निकाली तो जान से जाओगे। तीनों वहीं दुबक गए। उस वक्त रात 10-11 बजे का वक्त था। इसी दौरान इलियास की आवाज सुनकर उसकी बीवी मकसूदा बीबी भी बेदार हो चुकी थी। अभी वो कुछ बोल भी ना पाई थी कि आने वाले दोनों अफराद ने उनके मुंह में कपड़ा ठोंस कर उन्हें चारपाइयों से बांध दिया ताकि वो शोर और मज़ाहमत न कर सकें। दोनों मियां बीवी को बांधने के बाद वो सोई हुई उनकी नवासी अदीला के पास चले गए, जहां उन्होंने उसके साथ शैतानी खेल खेलना शुरू कर दिया। नाना ते मैं सी ते दो बंदे और सी ते एक नमाज ते महबूब ते इन्हां दो जेडे ने उन्हें मेरे नाने ने बन के ते धमकियां देंदे रहने ते दूसरे मेरे नाल ज़्यादती करते रहंदे नमाज ते महबूब। आने वाले उन दोनों अफराद को अदीला ने पहचान लिया था। उनमें से एक इसी डेरे पर रहने वाला पुलिस कांस्टेबल नवाज उर्फ बाला और दूसरा उसके पास डेरे पर दूध लेने आने वाला करीबी गांव का रिहायशी महबूब था। मासूम अदीला उस रात दोनों मुल्जिमान के हाथों इलियास के घर ज्यादती का निशाना बनी। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अदीला केस में फिर क्या हुआ? दोनों मुल्जिमान उस रात 4 से 5 घंटे तक इलियास के घर रहने के बाद सुबह सवेरे उन्हें संगीन नताइज की धमकियां देते और इस वाकये का किसी से जिक्र ना करने का कहते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान के जाने के बाद अदीला ने अपने नाना नानी के हाथ खोलकर उन्हें आजाद किया। साडी बदनामी होगी बड़ी, अगर सुनी साडी किसे भी कोई नहीं। नमाज वाला जड़ा वो साडे नाल बड़ी ज्यादती कर छड़ी, उनका मुंशी है। 8 मार्च 2012 जिस रोज पूरी दुनिया में खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा था, सेमिनार और मज़ाकरे हो रहे थे। अहले कलम और सियासतदान खवातीन के हुकूक उन्हें देने की बात कर रहे थे। ऐन उसी रोज सुबह होने पर इलियास अपनी बीवी और नवासी को लेकर थाने की जानिब रवाना हुआ ताकि रात के वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा सके, मगर भिक्खी थाना पुलिस ने अपने पेटी भाई का सुनकर न रिपोर्ट दर्ज की न बच्ची का मेडिकल कराने की कोशिश की, बल्कि सबको धक्के देकर थाने से निकाल दिया गया। थाने से मायूस होकर ये तीनों अफराद इंसाफ के हुसूल और मेडिकल के लिए अपने वकील के साथ एडिशनल सेशन जज की अदालत पहुंच गए, जहां अदीला ने बयान देते हुए कहा, मैं शोर मचाउंदी सी ते मैनू थप्पड़ मारते सी जी। मेरे नाना नानी बोलते सी ते इन्हां नूं थप्पड़ मार के मारते सी। इन्हां नूं जे थाने गए साडी कोई नहीं सुनदा पिया। जिस पर अदालत ने अदीला के फौरी मेडिकल टेस्ट और मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए। इस तरह उसी रोज शाम तकरीबन 7 बजे अदालती हुक्म पर पुलिस स्टेशन भिक्खी में
न सिर्फ इस वाक़े की एफआईआर दर्ज कर ली गई, बल्कि उसी रात पुलिस ने अदीला का मेडिकल भी करा लिया। इस तरह अस्पताल की तरफ से अदीला के साथ ज्यादती की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ लेडी डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट का मवाद भी ले लिया, जिसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक मुल्जिम, दूध फरोश और एक हाथ से महरूम महबूब को गिरफ्तार कर लिया, जिसने उल्टा इलियास पर पैसे उधार लेने का इल्जाम लगाते हुए कहा, मैं उतो लेंदा हां दुध मैं चुआया ते ये जेड़ा मदई बने ने इन्हां दा जेड़ा है ना वालदे चोंदा है दुध नाल रहा उस बंदे दे ये पांदा है दुध पानी तो मैं यार अपने वडेरे बाबे ने मैं इन्हूं रोज दी आ थां ते गल चंदी नहीं पानी पांदा ते इन्हूं समझा लवो तुसीं उन्हें नहीं अदा पादा ही इन्हूं आखिया 2 महीने उन्हें जिसले 2-4 दिन 10 दिन लंघदे ने तो उन्होंने मैनूं आखिया 8,000 रुपया दे 10 दिनों वास्ते तेन दे दिन्ने 8,000 रुपया दिता 10 दिनों वास्ते 2 महीने लांदे ने उन्हें रुपये नहीं वापस दिते। फिर उन्हें मैनूं आखिया 5,000 रुपया दे तो 10 तरीक नूं तेनों वो 15 मिल जाते तो 10 तरीक वाले दिन तेन पैसे मिल जाते। मैं पैसे नहीं आना पैसे लैन नहीं देने की वजह तो आ साइयां तो बात। महबूब तो गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अपने महकमे के मुलाजिम और डीएसपी के डेरे पर मौजूद मरकजी मुल्जिम कांस्टेबल नवाज पर पुलिस ने हाथ न डाला, बल्कि उसे डेरे से फरार करा दिया गया। अदीला की नानी ने रोते हुए बताया, जब वो एफआईआर की नकल लेने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें फिर रुस्वा करने की कोशिश की। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਲੈਣ ਨਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗਏ ਆ 4 ਚੱਕ ਰਸਾਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਡੋਗਰ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ बेइज्जती ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ बड़ी है जनाब ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ना अटके तो नहीं दी अपनी नकल नहीं दी। थाना एसएचओ का कहना है अभी केस तफ्तीश के मराहिल में है। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਲੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਚਾਲਾਨ ਹੋਣਗੇ और मदइया नूं इंसाफ पूरा मिले। इसी इलाके की एक समाजी वर्कर का कहना है, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया है। ये ऐसे जो मुजरिम हैं उनकी पुलिस भी पुश्तपनाही कर रही। एक गरीब दुखियारी सितम की मारी इंसाफ के लिए अपनी जान भी दाव पर लगाने को तैयार है। सानू जे इंसाफ ना मिला तो असीं वज़ीर आला दे बूहे अगे जाके ते अपना आप साड़ांगे ते असीं बच्चे अपने साड़ के मर जावांगे। तफ्तीश अभी जारी है। डीपीओ शेखुपुरा अगर इस केस में ज़ाती दिलचस्पी ले तो मजलूम को इंसाफ मिल सकता है और जालिम को सजा। ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है ये मेरी। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका नुकसान सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे खानदान को उठाना पड़ता है। ऐसी ही एक नाकाबिले तलाफी गलती की राहील ने भी।
इसका नुकसान उसके पूरे खानदान को उठाना पड़ा। आइए सुनते हैं राहील की कहानी उसकी बीवी की जुबान। मेरी शादी मेरे कज़न राहील के साथ हुई थी। अल्लाह ने एक बेटी और एक बेटा दिया था। बेटा एफए करने के बाद दुबई चला गया था। बेटी मैट्रिक में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक राहील का रवैया बदलने लगा और वो घर भी देर से आने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर अचानक एक रात भाई कितनी दफा कहा है इतनी रात गए फोन मत किया करो। इस वक्त ना करूं तो फिर कब करूं? दिन में तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। जब भी फ़ोन करो बिजी बिजी बिजी। जिस दिन मेरी बीवी को पता चल गया ना कि तुम रात को मुझे फ़ोन करती हो तो पता वो तुम्हारा और मेरा क्या हशर करेगी। तो फिर क्या है? रहा था कि राहील इस उम्र में किसी के इश्क में गिरफ्तार हो सकता है। अगले दिन मैंने इस बात को खरीदने की कोशिश की मगर गलत मौका चुन बैठी। ये बेटा दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम अम्बू। अरे हमारे बेटे ने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना, क्यों? वो स्कूल में आज एक पार्टी है ना। पार्टी है, वेरी गुड। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे जरा जल्दी है। अब्बू इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ओ बेटा आज ऑफिस में ना मुझे एक जरूरी काम है। जरूरी काम है? किसी से मिलना जरूरी है? क्या मतलब? मतलब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? बातें तो आप करते हैं रात को, वो भी फोन पर छुप छुप के। बेटा आओ मैं आपको वैन तक छोड़ दूं। बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। तुम क्या समझती हो ऐसी बातें करके तुम मुझे मेरे बच्चों की नजरों में गिरा दोगी? आप रंगरलियां बनाए और मैं कुछ ना करूं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो जो फिर हो सकता है ना वो मैं करता हूं। मुझे उसने पहली दफा मारा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अम्मी मत सोए ना, प्लीज चुप कर जाए। मैं बात करूंगी अब्बू से। बात करने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर अम्मी मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे ना। प्लीज आप चुप कर जाए अम्मी, प्लीज। मगर राहील को अपनी बेटी की बात भी समझ नहीं आई। उसके सर पर तो इश्क का भूत सवार था। उस दिन के बाद घर का माहौल और ख़राब होता गया। अब राहील ने रात को घर आना भी छोड़ दिया। घर में खर्चा किसी न किसी के हाथ भेज देता। एक दिन वो घर आया।
ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है ये मेरी शहजादी, और आज से ये इसी घर में रहेगी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस औरत को मेरे घर में लाने की? ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया था। हाँ, अगर तुम्हें इसका यहां रहना पसंद नहीं है तो तलाक लो और जाओ यहां से। चलो शहजादी। मैंने अपने बेटे को फोन किया। उसने कहा कि वो भी कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। जैसे ही कोई बंदोबस्त होगा वो हमें बुला लेगा। मजबूरन हमें इसी औरत के साथ रहना पड़ा, लेकिन हालात हर आए रोज बदतर होते जा रहे थे। जहर दिया गया। मैं कार्टून देख रही थी, आपने चैनल चेंज कर दिया। प्लीज कार्टून लगा दें। मुझे ड्रामा देखना है, जाके कहीं और देख लो। ओह हेलो, ये मेरा घर है, अपने घर में जाके देखो। यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों के साथ बदतमीजी करने के अलावा कुछ नहीं सिखाया? हमें यहाँ क्यों रुकना? मैंने तो इसे बहुत कुछ सिखाया है। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो एक औरत होती दूसरी औरत के हक में डाका ना डालती। बस, मैं यहाँ पे तकरीर सुनने नहीं आई। आने दो आज राहील को। आज फैसला हो के रहेगा, या इस घर में अब आप रहेंगी या मैं। पढ़ी आई। गली मोहल्ले में हमारा घर वैसे ही तमाशा बन गया था। मैं और तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन राहील ने घर आकर इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी जान छोड़ेगी कि नहीं? इस बात पर खूब तमाशा बना। मेरे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने राहील को समझाया कि घर में जवान बेटी है और इस तरह दूसरी बीवी को घर में रखना ठीक नहीं है। राहील ने हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली और एक अलग घर लेकर रहने लगा, लेकिन हमें कभी खर्चा मिलता और कभी ना। एक रात राहील का कत्ल हो गया था। उसकी दूसरी बीवी गायब थी। बाद में राहील के मैनेजर ने बताया कि जिस दिन राहील का कत्ल हुआ उस दिन उसे बिजनेस में एक बड़ी रकम का फायदा हुआ और वो रकम घर में ही रखी हुई थी जो गायब थी। हमने उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, मगर आज तक उसका कोई पता नहीं चला। आज मैं अपने बेटे के पास दुबई में हूँ और सोचती हूँ कि अगर राहील उस औरत के चुंगल में ना आता तो ना ही मैं बेवा होती और ना ही मेरे बच्चे यतीम होते। कभी कभी इंसान का अंजाम की फिक्र किए बिना उठाया गया कदम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को अंधेरों में धकेल देता है। ऐसे अंधेरे जिनकी कोई सुबह नहीं होती।
अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500, लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस फाइल ने मसला उठाया, सियासतदानों ने सवाब कमाया, जाली पीरों और आमलों के काले करतूत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बनाई कमेटी, सूबे भर में जाली पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस फाइल प्रोग्राम के जरिए हमने उठाया था पर्दा बहुत से जाली पीरों और जाली आमिलों के काले करतूतों से। हमारी मेहनत काम आई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस बारे एक तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया। इससे पहले कि हम आपको उस तहकीकाती कमेटी के बारे में बताएं, आइए देखते हैं पुलिस फाइल में जाली पीरों और जाली आमिलों पर दिखाए गए हमारे गुज़िश्ता प्रोग्रामों की चंद झलकियां। अगर आप बीमार और जाना चाहते हैं इलाज के लिए किसी पीर के पास, ठहर जाएं, जाली लोगों के झांसे में ना आएं, अपना वक्त और पैसा ना लुटाएं, माल भी जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये लोग आपसे कभी हड्डियां कब्रिस्तान में दफनाएंगे, कभी जंतर मंतर और मुशरिकाना कलमात पढ़वाएंगे, जिन निकालने या रूहों को बुलाने के शोबदे दिखाएंगे। इनके जाल में आने का वाहिद सबब है तोहम परस्ती। न जिन निकलता है, न सर से गम का अजाब टलता है, न दिन फिरते हैं, न महबूब कदमों में गिरते हैं। जाली पीरों और आमलों की शोबदेबाजी और अय्यारी माल बनाने के लिए होती है सारी की सारी। अपने आप को और घर वालों को सारी उम्र के अजाब से बचाएं। बेहतर है जाली पीरों और जिन निकालने का दावा करने वाले आमिलों के पास ना जाएं। पुलिस फाइल के जरिए पे दर पे इन प्रोग्रामों के चलने का असर आखिर पंजाब असेंबली तक पहुंच गया। जनवरी के महीने में पंजाब असेंबली में पेश हुई जाली पीरों के खिलाफ एक तहरीक, जो पेश की थी रुकन पंजाब असेंबली उज़्मा बुखारी ने। स्पीकर ने बना दी थी जाली पीरों और आमिलों के खिलाफ एक तहकीकाती कमेटी। मैंने एक एडजमेंट मोशन पंजाब असेंबली में पेश की थी, जिसमें जाली आमिल और पीर जो हैं जो एक घिनौना खेल खेल रहे हैं, जिसमें ख़वातीन की इज़्ज़तें जो है वो भी महफूज नहीं होती, टॉर्चर करते हैं वो जिन निकालने के मामले में और इस किस्म की बातों के ऊपर। उसके ऊपर स्पीकर साहब ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। इसी तहकीकाती कमेटी के दूसरे इजलास में किए गए हैं कुछ फैसले।
दूसरी मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि ख़ास सबसे पहले ये जो जाली आमिल और पीर हैं इनका तो डाटा इकट्ठा किया जाए पूरे पंजाब में। वो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब में, उसकी रिपोर्ट जो है वह सबमिट की गई है। और आज ये हुक्म दिया गया है कमेटी की तरफ से कि फौरी तौर पर इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है, इश्तिहारातबाजी है, उसको बंद किया जाए। वॉल चॉकिंग के लिए DC ऑफिस को जो है वो सर्कुलर जारी करने के लिए कह दिया गया है। और जो केबल ऑपरेटर्स जो हैं, जो पेड इश्तिहार चलाते हैं इनके बारे में, उनके ऊपर भी बैन करने के लिए आज हमने जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं। और ये एक पहला कदम है, इसके बाद यकीनन इसके ऊपर कानून साजी जो है वो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। ये बात इंतहाई उम्मीद अफजा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जाली पीरों और जाली आमिलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। SP मूसा दूसरे सूबों की हुकूमतों से भी अपील करता है कि वो भी जाली पीरों और आमिलों के खिलाफ अमली कदम उठाएं ताकि पाकिस्तान की आवाम इनके शर से महफूज रह सके और तोहम परस्ती का खात्मा हो। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो चूक मुश्तरी होशियारबाज। जब से वजीर आला पंजाब की जानिब से तलबा और तालिबात में लैपटॉप की तकसीम का काम शुरू हुआ है, फ्रॉडियों की चांदी हो गई है। वो भी इस तकसीम में अपना हिस्सा डालने के लिए सरगर्म नजर आते हैं, मगर कैसे, आइए देखते हैं। आजकल तलबा और तालिबात को मोबाइल फोन के जरिए किसी अनजान नंबर से मुबारकबाद का एक SMS मौसूल होता है, जिसमें इत्तिला दी जाती है कि उनका नाम वजीर आला की जानिब से लैपटॉप हासिल करने वालों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, मगर इसकी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसके लिए 5 या 10 हजार रुपए फला अकाउंट नंबर में जमा करा दिए जाएं, ताकि आपका केस प्रोसेस हो सके और आने वाले दिनों में आपको वजीर आला के हाथों लैपटॉप दिया जा सके। बस ये सुनते ही वो स्टूडेंट दिए गए अकाउंट में पैसे जमा कराने पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है लैपटॉप की वजीर आला के हाथों वसूली का तवील इंतजार। मगर वो दिन नहीं आता जब उन्हें लैपटॉप दिया जाना होता है, क्योंकि अनजान नंबरों से आने वाले ये SMS वजीर आला हाउस से नहीं बल्कि फ्रॉडियों की जानिब से भेजे जा रहे होते हैं। खबरदार, ऐसा कोई भी SMS मौसूल होने की सूरत में पैसे हरगिज जमा ना करवाएं, बल्कि इस SMS की तस्दीक करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से लैपटॉप की तकसीम के लिए इंतहाई शफाफ निजाम तश्कील दिया गया है। मुश्तरी होशियारबाज। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।